अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू स्ट्रक्चर एनालिसिस एसेंशियल। इस लेक्चर में हम फ्रेम को डिस्कस करेंगे कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से फ्रेम की एनालिसिस कैसे की जाती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, इसको एंड तक देखें। इसमें हम देखें, एक तो ये अप्रोच है कि मैं आपको करवा दूं कि ये फ्रेम है और बस इसकी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी ये है और ये स्टेप्स हैं, ये सॉल्व कर लें। ठीक है। एक है फ्रेम की एनालिसिस को समझना कि ये रिजिड फ्रेम है, ये इसके जो जॉइंट्स की मूवमेंट्स हैं वो जॉइंट रोटेशंस हैं या मेंबर इन रोटेशंस हैं, ये क्या है। ठीक है। ये इसको एज ए स्वे डील करेंगे, एज ए नॉन स्वे डील करेंगे। तो स्वे की कोई और काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी होगी, नॉन स्वे की कुछ और होगी, रिजिड की कुछ और होगी, हाइब्रिड की कुछ और होगी। तो पहले आपने ये टाइप्स, एनालिसिस टाइप्स और फ्रेम की टाइप्स को समझना है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखें, आपके पास सबसे पहले जो फ्रेम स्ट्रक्चर हैं वो बेसिकली एक तो हम उसको कनेक्शन के बेस पे कैटेगराइज करते हैं कि उसके जो सारे कनेक्शंस हैं, दीज कनेक्शंस, ये जो हमारे पास कनेक्शंस हैं ये हमारे पास रिजिड कनेक्शंस हैं, यानी ये मोनोलिथिक है। कॉलम की रीइंफोर्समेंट बीम और बीम की रीइंफोर्समेंट कॉलम में, दिस इज़ अ रिजिड कनेक्शन। तो ये तो आपके हो गए रिजिड जॉइंट फ्रेम। दूसरा ये है कि कुछ रिजिड हों, यानी कुछ फ्रेम में जॉइंट रिजिड हों और कुछ हिंज हों। तो ये हमको कह रहा था कि इन मेंबर्स की जो रोटेशंस होगी वो एज ए जॉइंट रोटेशंस होगी। इस मेंबर्स की ये जो रोटेशंस होंगी ये जॉइंट रोटेशंस होंगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वो, ये इसको हम मेंबर इन रोटेशंस कहते हैं। तो आप थोड़ा सा वेट करें, ये वीडियो के एंड्स में आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, इन पे मैं बाद में आऊँगा। ठीक है। अब दूसरी जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ लोडिंग। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको लोडिंग का नाम दिया हुआ है मेनली, यानी हम इसको लोडिंग के बेस के ऊपर स्वे और नॉन स्वे फ्रेम कैटेगराइज करते हैं। आल दो लोडिंग के अलावा भी कुछ और कंडीशंस हैं जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि किसकी वजह से स्वे और नॉन स्वे फ्रेम हो सकता है। ठीक है। तो स्वे वो है, स्वे में सिंपल आप सबसे पहले जो क्राइटेरिया ये है कि किसी फ्रेम पे कोई लेटरल लोडिंग लग रही हो। ठीक है। यानी अर्थक्वेक की वजह से या विंड फोर्स की वजह से, तो वो होगा स्वे। लेकिन वो नॉन स्वे भी हो सकता है। ठीक है। वो कैसे, वो आगे डिस्कस करते हैं। अब नॉन स्वे जो है वो फ्रेम, यानी अगर आपके पास फ्रेम भी सिमेट्रिकल हो, लोडिंग भी सिमेट्रिकल हो, तो तब ये आपके पास नॉन स्वे फ्रेम होगा कि जिसमें ये डेल्टा वाला नहीं होगा, जस्ट एक दो रोटेशंस आएंगी। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम बाद में डिस्कस करते हैं, स्वे की और नॉन स्वे की। ठीक है। लेकिन ये पहले आप इसको समझें ऑन द बेसिस ऑफ लोडिंग। तो लेटरल लोडिंग की वजह से स्वे मैकेनिज्म, यानी डेल्टा आएगा, इस साइड पे मूव होगा या इस साइड पे मूव होगा। अर्थक्वेक में ये दोनों साइडों पे मूव होता है, तो हम प्लस माइनस के लिए दोनों के लिए एनालिसिस करते हैं। नॉन स्वे में ये है। लेकिन ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है, ये अब हमने लिखा है कि ये नॉन स्वे है क्योंकि सिर्फ वर्टिकल लोडिंग है, कोई इसके ऊपर हॉरिजेंटल लोडिंग नहीं है, तो इसलिए नॉन स्वे है। तो ये बात भी यानी आप पॉसिबली कह सकते हैं कि दिस इज़ ए नॉन स्वे, पॉसिबली 100% नहीं कह सकते। वो कैसे, वो अभी इस नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखें, सबसे पहले हमने देखा कि ये वाला जो फ्रेम है, कि जो फ्रेम पॉसिबली नॉन स्वे, इसको आप कब कहेंगे कि ये 100% स्वे फ्रेम है। वो आप तब कह सकते हैं जब आप ये कहें कि इस कॉलम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर वो आई है, आई का मतलब ये है कि यानी इस कॉलम की जो डायमेंशंस है वो इससे मैच कर रही है, यानी इसका भी आई है, ये भी आई है, और इसका कुछ भी आई हो सकता है, इवन 2i भी हो सकता है, बीम से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं। तो कॉलम्स जो हैं अगर सेम आई के हों, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्रॉस सेक्शन सेम हो, तो
फिर आप कह सकते हैं दिस इज़ 100% नॉन स्वे फ्रेम। अगर इसके ऊपर कोई लेटरल लोडिंग ना लगी हो और सिर्फ एक मतलब ग्रेविटी लोड लगा हो, ठीक है, और वो भी सिमेट्रिक लोड हो। अगर कोई पी यहाँ पे लगा होगा इसके ऊपर, तो इवन ये आई भी है और ये भी आई है, ठीक है। अब ये स्वे नॉन स्वे से स्वे में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी लोड में थोड़ी सी इसेंट्रिसिटी आ गई है। तो एक तो इसेंट्रिसिटी के बेस के ऊपर भी आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। दूसरा फ्रेम का कि जो है वो क्रॉस सेक्शंस, यानी कॉलम्स के क्रॉस सेक्शंस पे भी आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अब लेट सपोज यही फ्रेम है, लेकिन इसकी जो है वो आई है, और ये चलें 2i हो गया, और ये आई एन आई, या चलें 2i कर लें, n मतलब 1.5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये वाला जो केस है, तो ये अब स्वे का हो गया, और इसको हम प्रूफ करेंगे किस चीज़ में, ई टैब में। आपको मैं एंड में इसकी ई टैब की डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा ये है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है कि जिसके ऊपर हॉरिजेंटल लोड लगी हो, यानी वर्टिकल लोड लगा हो, तो सबसे पहले आपके जहन में ये बात क्लिक हो जानी चाहिए कि ये हो सकता है ये स्वे फ्रेम हो, ठीक है। और वो होगा भी स्वे, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं कि वो नॉन स्वे भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंडीशन है, इसकी वजह से तो ये ऐसे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये तो जिसमें डेल्टा आ गया तो वो तो स्वे कंडीशन हो गई है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे ब्रेस कर दें, इस साइड पे, इस साइड पे एक हिंज सपोर्ट लगा दें, अब ये लेटरल लोड मौजूद है, लेकिन ये अब नॉन स्वे है। अब ये नॉन स्वे है, ठीक है। इस तरह तो ये इसलिए मैंने लगाया है कि अगर ये आपके पास लेटरल ब्रेसिंग ये ना हो तो फिर ये 100% स्वे है, वो उसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। बट अगर ये आ गया लेटरल ब्रेसिंग, या आपने कोई कंस्ट्रक्शन की और कोई पहाड़ी आ गई और बीच में वहाँ से आपने एक बीम दे दिया, और इसको ये आपने यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट दे दिया। अब देखें ये लेटरल लोड लगा है, लेकिन इसकी वजह से ये लेटरल लोड यहाँ पे हिंज इसको रेजिस्ट करेगा। हाँ, अगर ये रोलर हो तो फिर ये नहीं होगा। तो आपने ये सपोर्ट कंडीशन, लेटरल लोडिंग सब कुछ देखना है, ठीक है। इवन इस केस में अगर आपके पास ये रोलर बन गया, ये रोलर सपोर्ट है और ये ऐसे लग रहा है, पी यहाँ पे है, अब ये जो है ये स्वे है, और ये केस जो है दैट इज़ नॉन स्वे। तो स्वे में आपने याद रखना है कि बस आपके पास जो फ्रेम है वो डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ड्यू टू रोलर सपोर्ट ये ऐसे जा सकता है, यानी ऐसे मूव कर सकता है, और ये बीम ऐसे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रोलर हॉरिजॉन्टल को नहीं रेजिस्ट करता। तो ये कुछ फ्रेम्स की टाइप्स हैं। अब हम इसका आखिर में ना इसको कंक्लूड करेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं ना, तो एंड में हम 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लेंगे। अच्छा, कुछ और कंडीशंस भी हो सकती हैं। लेट सपोज सम अदर केसेस। अब ये है, देखें इसके ऊपर कोई लेटरल लोडिंग नहीं लगी हुई, यहाँ पे कोई पी नहीं लगा हुआ, यानी देयर इज़ नो लेटरल लोडिंग। लेकिन ये अब डिस्टेंस भी सेम है, लेकिन एक कॉलम बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। तो लेंथ में भी डिफरेंस है, तो अब ये भी आपके पास एक किस्म का स्वे हो गया। इस चीज़ को भी हम ई टैब में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक सपोर्ट सेटलमेंट भी हो सकता है। सब कुछ इसकी आई वगैरह सब कुछ सेम है, इसका भी आई सेम है, इसका भी आई सेम है, या चलें 2i है, या इसको आई कर दें इसकी वजह से। तो जब जैसे ये नीचे आएगा तो डेफिनेटली ये पॉइंट तो मूव करेगा ऐसे, ठीक है, कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक। तो ये है। अब वो डिपेंड करता है कि हम अगर न्यू स्ट्रक्चर है तो उसमें हम सपोर्ट सेटलमेंट की कंडीशन तो नहीं कंसिडर करते, हाँ, अनटिल आपको कोई जियो टेक्निकल इंजीनियर बता दे कि इसकी 5-10 साल के बाद कोई कंसोलिडेशन होगी सेटलमेंट, तो आप अभी से उसको ले सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है सॉइल की रिपोर्ट पे।
और एग्जिस्टिंग कंडीशंस के लिए तो नॉर्मली एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की एनालिसिस तो तभी करते हैं जब उसमें कोई प्रॉब्लम आती है या सपोर्ट सेटलमेंट होता है या आपने कोई और स्टोरीज ऐड करनी हो, तो वो तो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स के लिए तो आप सपोर्ट सेटलमेंट की एक स्पेसिफिक वो होगी, क्योंकि सपोर्ट सेटलमेंट इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ लोडिंग। इट काज द बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स जो है वो इंक्रीज़ होती हैं या स्ट्रेसेस आती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब चलें, ये हमने कर लिया स्वे और नॉन। तो नॉन स्वे में तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। स्वे फ्रेम में हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है। ये आप आगे जब डिज़ाइन में जाएंगे और कोड से आपका पाला पड़ेगा और डिज़ाइन के हवाले से, तो उसमें आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट आएंगी। अच्छा, स्वे फ्रेम में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक को हम कहते हैं स्टोरी डिस्प्लेसमेंट, एक है स्टोरी ड्रिफ्ट और एक है ड्रिफ्ट रेशो। देखें, अगर ये एक फ्रेम है, 2 स्टोरी फ्रेम है, 2D फ्रेम है, 2 स्टोरी, H1 जो है वो फर्स्ट स्टोरी की हाइट है और H2 जो है वो सेकंड स्टोरी की हाइट है। इसके ऊपर लेट सपोज कोई अर्थक्वेक है और ये अर्थक्वेक जो है वो ज़्यादा है, ये थोड़ा सा कम होता है, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में होता है, ये आप बाद में पढ़ेंगे डिज़ाइन में, ठीक है। टॉप स्टोरी पे फोर्सेस ज़्यादा होती हैं और नीचे बेस शेयर ज़्यादा होता है। शेयर स्टोरीज़ जो हैं, शेयर्स वो नीचे वाली स्टोरीज़ पे ज़्यादा होता है क्योंकि वो एकोमुलेट होते हैं आपकी। तो बहरहाल इसके ऊपर कोई P1 लगा है और कोई P2 लोड लगा है, इसकी वजह से इसकी डिफ्लेक्शन ऐसे होगी। अब ये जो डेल्टा 1 है, दिस वन, ये स्टोरी 1 की डिस्प्लेसमेंट है। तो स्टोरी 1 की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डेल्टा 1। स्टोरी 2 की डिस्प्लेसमेंट क्या है, दैट इज़ डेल्टा 2। ड्रिफ्ट ये नहीं है, ठीक है, ड्रिफ्ट ये नहीं है। अक्सर लोग नॉर्मल कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को ड्रिफ्ट, तो ऐसे नहीं है। ड्रिफ्ट बेसिकली रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब स्टोरी 1 की जो डिस्प्लेसमेंट है वही उसकी ड्रिफ्ट भी है, क्योंकि आप डेल्टा 1 माइनस यहाँ पे यानी ये टॉप का और बॉटम का जब लेंगे, ठीक है, तो ये तो ज़ीरो है दिस, यानी यहाँ पे जो भी डेल्टा है दैट इज़ ज़ीरो। तो आप डेल्टा 1 माइनस ज़ीरो करेंगे तो वो बेसिकली डेल्टा 1 ही आएगा। तो फर्स्ट स्टोरी की जो डिस्प्लेसमेंट होती है वही नॉर्मली उसकी डिस्प्लेसमेंट ही होती है, अनटिल कि ये कोई रिजिड बॉडी मूव ना करे ऐसे, ठीक है। तो बहरहाल स्टोरी 2 की जो अब ड्रिफ्ट है वो बेसिकली डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1, यानी इसकी जो ड्रिफ्ट है वो अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचूँ तो ये एक्ट एज ए रिजिड बॉडी मोशन। ये हमारे लिए कोई इंटरेस्ट की चीज़ नहीं होती, हमारे लिए जो इंटरेस्ट की चीज़ होती है वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। आपको मैं बताऊं, अगर हमारे पास एक रूम है जिसके 4 कॉलम्स हैं, अगर ये चारों कॉलम्स बैक वक्त 1 इंच बैठ जाए यानी सेटल डाउन कर जाए, तो ये एक स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसमें कोई स्ट्रेसेस नहीं होंगे। इसकी बॉडी, इसकी जो मूवमेंट होगी वो एज ए रिजिड बॉडी मूवमेंट होगी। हाँ, आपके नॉन स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, पाइप्स वगैरह जो वॉशरूम्स में पाइप्स होते हैं, टाइल्स होते हैं, मार्बल्स होते हैं, वो उसका तो नुकसान होगा, लेकिन एज ए स्ट्रक्चर आपके फ्रेम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो कि नॉर्मली होता नहीं है ऐसे, क्योंकि हर पॉइंट पे सॉइल की कंडीशंस डिफरेंट होती है, तो ऐसे पॉसिबल होता नहीं है। लेकिन वैसे मैं आपको एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ कि अगर चारों कॉलम बैठ जाएं तो वो कोई मतलब एक स्ट्रक्चर इंजीनियर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपकी स्टोरी हाइट कम हो जाएगी, वो एक सर्विसिबिलिटीज़ के इशू आते हैं, ऑल दो फिर सर्विसिबिलिटी भी डिज़ाइन का एक क्राइटेरिया है, लेकिन एज ए इंक्रीजिंग ऑफ लोड या स्ट्रेसेस वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है वो आपका अगर 3 कॉलम हैं और एक कॉलम बैठ गया है, मतलब सेटल डाउन कर गया है, तो ये अब प्रॉब्लम आएगा। ये अब इन और कॉलम्स या बीम्स या स्लैब पे डिमांड को, स्ट्रेसेस को बढ़ा देगा। तो इस टाइप की कोई चीज़ है। तो इसमें जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज़ द ड्रिफ्ट, तो वो आएगा डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1। तो ये एक हो गया है डिस्प्लेसमेंट, एक हो गया है स्टोरी ड्रिफ्ट। अब ड्रिफ्ट रेशो क्या है, नॉर्मली कोड में जो आप कहते हैं, देखें इसकी अपनी लिमिट होती है ना, कि अर्थक्वेक की वजह से आप, ये तो नहीं है कि बिल्डिंग ऐसे जाएगा, बस आपने सिर्फ देख लिया कि इतना ड्रिफ्ट आ गया, तो अब कंट्रोल भी इसको करना है इस ड्रिफ्ट को। मतलब कोड आपको लिमिट करता है कि आपकी ड्रिफ्ट रेशो इतनी होनी चाहिए, ठीक है, 2.5% होनी चाहिए,
परसेंट होनी चाहिए, नॉर्मली यही रेंज होती है, UBC 97 भी कहता है। तो इसमें आपने कोड देखने होते हैं, UBC 97। आजकल ये ख़त्म हो गया है, IBC है, और आपका AS CE कोड है, ठीक है, H/400 की कोई लिमिट है। वो आप बहरहाल जब हम आगे डिज़ाइन में जाएंगे, अर्थक्वेक का है या विंड का है, तो वो उसमें आएगा, एनालिसिस में आएगा। तो इसकी लिमिट्स होती हैं। नॉर्मली आप वैसे ये 2.5% आप जहन में रखें कि इतनी लिमिट होती है, ठीक है, ऑफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। क्योंकि ड्रिफ्ट रेशो क्या है, ड्रिफ्ट रेशो बेसिकली अगर आपने इंटर स्टोरी ड्रिफ्ट निकालनी है स्टोरी 1 की, तो अब वो क्या है, स्टोरी ड्रिफ्ट बाय स्टोरी हाइट। तो स्टोरी ड्रिफ्ट तो ये हमारे पास आई है स्टोरी 1 की, स्टोरी ड्रिफ्ट क्या है, Δ1, सो Δ1 बाय H1, ये आ गई आपकी स्टोरी 1 की ड्रिफ्ट। स्टोरी 2 की ड्रिफ्ट क्या होगी, वो ये है, सो Δ2 माइनस Δ1 डिवाइडेड बाय H2, ठीक है, यानी H2 से आप डिवाइड कर देंगे। तो ये आप देखेंगे, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, या इस 2.5 को आप परसेंट में वो डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, तो इसके साथ आप कंपेयर करें। अगर नहीं है तो आपको कॉलम के सेक्शन वगैरह ये सारी कुछ चीज़ें या शेयर वॉल वगैरह प्रोवाइड करने होंगे, या ब्रेसेस प्रोवाइड करनी होंगी, ठीक है। तो वो डिज़ाइन के हवाले से हम डिज़ाइन के कोर्सेज़ में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास आ गई हैं। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो डिस्प्लेसमेंट, ड्रिफ्ट और ड्रिफ्ट रेशो। ड्रिफ्ट इज़ ऑलवेज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोरी, यानी आप ऊपर के साथ नीचे का स्टोरी का देखते हैं, ठीक है, कंसेक्टिव। अच्छा, अब यहाँ पे इसको कैटेगराइज करते हैं। सो स्लोप डिफ्लेक्शन अप्रोच, 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, 3 कर लें या 4 कर लें। बेसिकली 3 में मैंने आगे फिर 2 केसेस लिखे हैं, लेकिन चलें हम बहरहाल इसको 3 कंसिडर कर लेते हैं। एक आएगा आपके पास रिजिड जॉइंट फ्रेम, ठीक है। अगर ये नॉन स्वे हुआ, जिस तरह हमने स्वे नॉन स्वे की कंडीशन पढ़ी, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको फ्रेम को कैटेगराइज करना है कि ये स्वे है या नॉन स्वे है। अगर ये नॉन स्वे है तो, और रिजिड है, रिजिड जॉइंट फ्रेम है, तो फिर क्या होगा, इसकी जो डी के है, डी के यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये है बस, क्योंकि लेटरल तो है नहीं इसका, और वर्टिकल हम क्यों नहीं लेते हैं, ड्यू क्योंकि कॉलम की शॉर्टनिंग इतनी कम होती है कि अगर आप उसको एनालिसिस में ना भी लें तो आपकी एनालिसिस में कोई इतना बड़ा इशू नहीं आएगा। हाँ, आप बहुत सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप ये वर्टिकल डिग्री ऑफ फ्रीडम ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। अगर आपके पास कॉलम पे कोई लोड आ रहा होगा 100, तो उस डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर करने से या थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा या थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको आ जाएगी, 99 आ जाएगा, 102 आ जाएगा, या 98 97 आ जाएंगे। तो बहरहाल वो कोई चीज़ नहीं होती, हम लोड को इतना बढ़ा देते हैं और स्ट्रेंथ को इतना रिड्यूस कर देते हैं, 1.2 का फैक्टर, 1.6 का फैक्टर, और 0.9 अप टू 0.65 कॉलम्स के लिए, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द आपके कंट्रोल सेक्शंस जो हैं, वो कंप्रेशन कंट्रोल है या टेंशन कंट्रोल सेक्शन है, तो उसके मुताबिक हम फाई को सेलेक्ट करते हैं, स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर्स को। वो इस किस्म का जो फाई होता है डिज़ाइन में आप पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर ये नॉन स्वे हुआ तो इसकी जो डी के है दैट इज़ 2 डिग्री। देखें, मैं सारे फ्रेम को, मेरा पहला पॉइंट ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा, ठीक है। अब इसमें जो 2 है, आपने एक तो 2 लिखना भी है, और वो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आप कोशिश करें कि प्रोवाइड करें कि वो कौन सी हैं। सो दैट इज़ थीटा बी एंड थीटा सी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको चीज़ों की समझ है, ठीक है। एक तो है 2 डिग्री, बस आप एक तुक्के से बोल दें तो आपको कहेगा कि कौन सी, नाम बताओ, तो वो थीटा बी है और थीटा सी, यानी रोटेशन एट बी एंड रोटेशन एट सी। अच्छा, ये है। अब देखें, आप एनालिसिस कर रहे हैं, अब इसकी जो डी के है दैट इज़ 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक रोटेशन ये, एक रोटेशन ये, यानी थीटा बी, थीटा सी और डेल्टा।
तो अब इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज़ थीटा बी थीटा सी डेल्टा कर लें, डेल्टा सी कर लें। बेसिकली हम कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन कहते हैं तो ये कि जितना मूव ये करेगा उतना ये करेगा, तो हम इन दोनों में से कोई एक को सेलेक्ट कर देते हैं। हम उसको थीटा बी भी आप इसको कह सकते हैं, थीटा सी तो बस हम ना बी कहते हैं ना सी कहते हैं, बस सिर्फ डेल्टा कह देते हैं। ठीक है, कि ये एक ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है या लेटरल डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली। ठीक है, यहाँ से आप ड्रिफ्ट निकाल सकते हैं डेल्टा बाय एच अगर सिंगल स्टोरी हो तो, क्योंकि यहाँ ज़ीरो है। अब अगर आपके पास हाइब्रिड आ गया, हाइब्रिड वो स्ट्रक्चर होते हैं कि जो रिजिड जॉइंट भी हों और पिन जॉइंटेड हों। अब मैंने आपको बताया था कि ये देखें इसकी जो रोटेशन है दैट इज़ द जॉइंट रोटेशन, यानी दिस इज़ थीटा बी। अब ये हाइब्रिड जॉइंट आ गया। हाइब्रिड जॉइंट आपको पता है यानी हिंज जॉइंट आपको पता है, यानी एक बीम जो है वो यानी ये कॉलम कहीं बरसों से तैयार पड़ा था, कंस्ट्रक्टेड, आपको बस कहीं मिल गया एक कॉलम। ठीक है, इसकी रीइंफोर्समेंट भी कटी हुई, सब कुछ कटा हुआ, बस आपने उसको उसके ऊपर रेस्ट कर दिया और यहाँ पे आपने मोनोलिथिक बना दिया इसको। ठीक है, तो ये इस टाइप का हो सकता है। ठीक है, या ये आपके पास जो है वो कोई कंक्रीट ब्रिक कॉलम है। ठीक है, और ये कंक्रीट का कॉलम है, तो ब्रिक और कंक्रीट का तो यहाँ पे जॉइंट नहीं बन सकता मोनोलिथिक, तो इसलिए ये आपका हिंज जॉइंट हो गया। अब यहाँ पे जो रोटेशंस हैं, यहाँ पे जो रोटेशन है वो अब थीटा सी नहीं होगा, बल्कि ये अब मेंबर एंड रोटेशन इसको कहते हैं, और इसको थीटा सी वन आप कह दें और थीटा सी टू कह दें। ठीक है, और अगर अब इसमें भी आगे दो किस्म की हो सकती हैं, नॉन स्वे और स्वे। अगर नॉन स्वे हुई तो बस वो तो सिर्फ यही होगा थीटा बी थीटा सी वन थीटा सी टू। इसका मतलब है कि इसकी जो डी के है दैट इज़ 3 डिग्री। वो कौन सी, थीटा बी थीटा सी वन थीटा सी टू, तो ये नॉन स्वे का केस है। अगर यही फ्रेम स्वे हुआ यानी कोई लेटरल लोडिंग लगी हुई और कोई ब्रेस और कोई चीज़ ना हुई, तो फिर इसकी डी के जो है वो 4 डिग्री है। वो कौन सी, अब साथ में ये भी आ जाएगा, ये डेल्टा भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी 4 डिग्री हो गई, सो दैट इज़ थीटा बी थीटा सी वन थीटा सी टू एंड डेल्टा 4। अब यहाँ पे इशू है, अब यहाँ पे एनालिसिस अप्रोच को आप देखें। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक स्लाइड को कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी ये मुझे पहले कर देना चाहिए था। अब अगर हमारे पास ये केस है यानी जिसमें डी के 2 है, ये सबसे सिंपल केस है। ठीक है, यानी आपके पास अगर देखें जब भी आपने स्लोप डिफ्लेक्शन लगानी है तो आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि मेरी डी के क्या है और मैंने जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन मुझे कितनी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये है, ये आपकी डी के, इसमें अगर पहला केस है जिसमें डी के आपका 2 है, तो इसमें तो आपके पास दो जॉइंट्स भी हैं। ठीक है, आल्दो के जॉइंट 4 हैं, लेकिन ये इस फिक्स सपोर्ट वाले जॉइंट्स इक्वेशंस जो हैं वो आप नहीं यूज़ कर सकते। क्यों, क्योंकि इनमें अपना एक अननोन मौजूद होता है, एम ए और एम डी। ठीक है, आपका मैंने बताया दिस इज़ ए दिस इज़ बी दिस इज़ सी दिस इज़ डी पॉइंट। ठीक है, तो इसमें एम ए और एम डी मौजूद होता है, सिर्फ आपके पास दो जॉइंट इक्वेशंस हैं, तो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये प्रॉब्लम तो हो गया सॉल्व, इसको हम जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम एक एग्जांपल इस सब पे, हम तीनों चारों पे हम एक एग्जांपल सब पे करेंगे, फिर आपको सारी चीज़ इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा केस ऐसे है कि यानी ये एक स्वे फ्रेम है जिसमें ये भी है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ये भी है और साथ में डेल्टा। अब आपकी जो डी के है वो है 3 डिग्री। अब आपको 3 जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस भी चाहिए,
लेकिन आपके पास जो अवेलेबल जॉइंट इक्वेशंस हैं वो 1 और 2, यानी समीशन ऑफ इधर मूवमेंट ज़ीरो, इधर मूवमेंट ज़ीरो, इधर इधर वैल्यू तो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अब ये तीसरी इक्वेशन कहाँ आ गई? 2 तो आप कर लेंगे, लेकिन ये 1 कहाँ से आएगी, ये इशू है, ठीक है। तो वो हम बेसिकली समीशन ऑफ एफ एक्स से निकालेंगे, या इन मेंबर्स को जो हम ऐसे करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों मेंबर को ऐड करके लेंथ पे डिवाइड कर देंगे। बेसिकली उसे हम कहते हैं शेयर की इक्वेशन। शेयर की इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये है। तो पहले से हमारे पास एक ज़्यादा आया तो हमें थोड़ी सी टेंशन हो गई कि अब क्या होगा। अब आते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर पे, कि ये आपके पास रिजिड है, ये हिंज है, इसमें ये है एक मेंबर एंड रोटेशंस, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली देखें हम जब हिंज डील करते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी या फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस में, तो ये हमारी ds को कम करता है, यानी डिक्रीज करता है, जबकि हिंज जो है आपकी dk को इंक्रीज करता है 1 डिग्री, ठीक है। यानी इसका अपना रोटेशन, इसकी अपनी रोटेशन डिपेंडिंग ऑन देयर स्टिफनेस ऑफ द मेंबर, तो वो आपकी जो है वो अलग अलग हो जाती है। और साथ में एक डेल्टा भी है, तो 1 2 3 4, अब 4 हैं। हमें पहले से टेंशन थी कि ये 1 कहाँ से आएगी, अब 2 और कहाँ से आएंगे, क्योंकि अब तो जॉइंट जो हैं वो वही 2 हैं, लेकिन इक्वेशन अननोन 4 हो गई। अब हमें 4 जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस चाहिए, तो वो बहुत सिंपल चीज़ है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फिर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आप उसको सीख लेंगे, ठीक है। एक इक्वेशन तो हम यहाँ पे इस जॉइंट पे लगा देंगे, यानी m समीशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू 0, एक ये इक्वेशन लगा देंगे। अच्छा, ये जो सी पॉइंट है, नॉर्मली इस कंडीशन में हम कहते हैं कि इन दोनों ये मूवमेंट जो है और ये वाला मूवमेंट, यानी बीम का मूवमेंट और कॉलम, इन दोनों के मूवमेंट का जो समीशन है वो 0 है, ठीक है। अगर आप इसको m, इफ़ दिस इज c एंड दिस इज b एंड दिस इज d, आप कहते हैं mcb प्लस mcd इज इक्वल टू 0। इस केस में आप क्या कहेंगे, इफ़ दिस इज b एंड दिस इज c एंड दिस इज d, ठीक है। तो आप कहेंगे, अब आप इन दोनों को स्प्लिट कर देंगे, क्योंकि हिंज पे mcb भी 0 होगा और mcd भी 0 होगा, तो आप कहेंगे कि mcb इज इक्वल टू 0, mcd इज इक्वल टू 0। अच्छा, शुक्र है 3 तो मिल गई, अब एक रह गई है, एक हम वही शेयर इक्वेशन से निकालेंगे, ठीक है। यानी इस पे जो लेटरल लोडिंग होगी, डेफिनेटली लेटरल लोड को कॉलम का जो है वो शेयर ही रेजिस्ट करेगा, तो हम कॉलम में शेयर लगा लेंगे। अगर इधर लेटरल लोडिंग हुई तो हम उसके अगेंस्ट पुट कर लेंगे, ना हुई तो हम 0 पुट कर लेंगे, ठीक है। किसी और वजह से मतलब ड्यू टू डिफरेंस इन आई की वजह से आ रहा है, देयर इज़ नो लेटरल लोडिंग, तो हम इसके शेयर को 0 पुट कर सकते। तो ये फिर अलग और काफ़ी सारी अजीब अजीब चीज़ें इसमें कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं, या कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, बेसिकली आपके डिफरेंट केसेस होते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा सिनारियो का फ्रेम को आपने, अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ गया और तो सबसे पहले तो आपको मतलब उसको कैटेगराइज करना चाहिए, दिस इज़ अ स्वे, नॉन स्वे, हाइब्रिड, रिजिड जॉइंट, डिग्री ऑफ के क्या है, यानी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी क्या है, और मुझे जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या हैं, ठीक है। बस आपको स्लोप डिफ्लेक्शन में ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है, डी के एंड हाउ मेनी जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम ई टैप की वेरिफिकेशन करते हैं। आपको मैं ये बताता हूँ कि हम एक 3 किस्म के मॉडल लेंगे, ठीक है, जिनकी हाइट 12 फुट होगी, ठीक है, 12 फुट। और ये आपको मैंने बताया था कि इस कॉलम की लेंथ हम 5 फीट ले लेंगे, ये 12 है। बीम आपके सारे 24 फीट के हैं। इसको हम कॉन बीम कहते हैं, यानी कंक्रीट का बीम। ये बेसिकली ई टैप की ज़ुबान है, ठीक है। ये कॉल 1 हो जाएगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 1, कॉलम, अच्छा ये है। अब इन दोनों में हम रखते हैं कॉलम 1, कॉलम 1, हाँ कॉलम 1, कॉलम 1, ठीक है। यानी इसका बेसिकली आई और इसका आई सेम रखते हैं, ठीक है। और इसका जो भी आई होगा एन आई हम ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बीम की डायमेंशन ये है 1824, तो आप BH³/12 से निकाल सकते हैं, और इसका भी BH³ से निकाल सकते हैं।
अच्छा, दूसरे में हम ऐसे करेंगे, कॉलम 1 कर देंगे और इसको कॉलम 2 कर देंगे। तो अब कॉलम 1 और कॉलम 2 की डायमेंशन तो अलग है। कॉलम 1 18 बाई 18 का है और कॉलम 2 जो है वो 24 बाई 24 का है, जबकि बीम जो है वो 18 बाई 24 का है, ठीक है, डेप्थ में। तो ये डिफरेंट आ गई हैं, तो इनको हम देखते हैं ई टैब में। तो चलिए चलते हैं ई टैब पे और उसको देख लेते हैं। तो ये चीज़ है जो आपको मैं बता रहा था कि ये हमने कॉलम ले लिए मुख्तलिफ़ किस्म के, कॉलम 1, ठीक है, ये कॉलम 1 कॉलम 2 है, ये कॉलम 1 है और ये भी कॉलम 1 है। इन दोनों के आई तो सेम है, सब कुछ सेम है, यानी इसी इसी पहले वाले फ्रेम की तरह, लेकिन इसमें जो कॉलम की लेंथ है वो डिफरेंट है। तो आप देखेंगे किसी में स्वे आएगा, किसी में नहीं आएगा। तो ये दोनों जो हैं ये दोनों स्वे होंगे और ये नॉन स्वे आएगा, ठीक है। आल दो केस में भी कुछ एक्स मामूली सा आएगा, लेकिन अगर आप इसको इसके अगेंस्ट और इसके अगेंस्ट को कंपेयर करें तो वो 4% से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, बीम के ऊपर हम जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारे जो फ्रेम के सेक्शन हैं कोल 1 और कोल 2। तो ये कॉलम 1 जो है वो आपके पास जो है वो 18 बाई 18 का है, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। कॉलम 2 जो है वो आपके पास कोई मैंने मॉडिफायर वगैरह भी नहीं यूज़ किए, 24 ठीक है। और कंक्रीट कॉन बीम जो है वो हमारे पास जो है वो 18 बाई 24 का है। सो 18 विड्थ और 24 डेप्थ, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, हमने इसके ऊपर जो है वो इस पे आपने लोड लगाया हुआ है बीम के ऊपर 3 किप पर फिट का, ठीक है, लाइव लोड के उसमें लगाया हुआ है पैटर्न में। तो हम इसको रन कर देते हैं। ये जो प्ले का बटन है ये आपके रन का बटन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। बेसिकली ये बैक साइड पे इसका एनालिसिस मैश करता है। ये ऑब्जेक्ट मॉडल है और बैक में ये एफईएम का मॉडल रन करता है और वापस आपको उसमें ऑब्जेक्ट मॉडल पे आपको रिज़ल्ट जो है वो प्रोवाइड कर देता है। अब देखें इनके थोड़े से आप एनिमेशंस। ये वाला जो फ्रेम है ये आपको जगह पे यानी ऐसे ऊपर नीचे होता दिखा है, जबकि ये दो जो हैं ये ऐसे लेटरल भी आ रहे हैं। देखें ये अपने ओरिजिनल लाइन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पॉइंट रखें तो आपको ये यू एक्स में ये जो टॉप की वैल्यू है यू एक्स 0.003167 ये प्रोवाइड कर रहा है और ये वाली 0.003362, ठीक है। और ये भी मामूली सा है लेकिन 0.000133 है। आप इसकी परसेंटेज ले लें इसके कंपेयर तो आपको ये लगेगा कि दिस इज़ नॉट मोर देन 5% और 4%, ठीक है, विच कैन बी निग्लिजिबल, हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी डिफरेंट स्वे कंडीशंस हैं, हालांकि लोडिंग सेम है लेकिन इनके आई मुख्तलिफ हैं, ठीक है। क्यों वो आई मुख्तलिफ थे दिए थे, ठीक है। सो दिस इज कॉलम 1 कॉलम 1 कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 1 कॉलम 1 बट कॉलम विद डिफरेंट लेंथ, ठीक है। इसकी हमने लेंथ्स को यहाँ से स्पेसिफाई किया था। यहाँ से आप जाके इसकी कोई यहाँ पे ये ड्राइंग टूल कंट्रोल्स होते हैं, यहाँ से आप ये फिक्स्ड लेंथ का कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 60 मैंने लिया है, यानी बेसिकली 5 फीट विच इज़ इक्वल टू 60 इंचेस, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे पॉइंट में रखें और ये ख़ुद ब खुद ही इससे ज़्यादा नहीं ड्रॉ करेगा। तो ये भी कुछ एक टूल्स था। तो ई टैब हम इस तरह इंशाल्लाह सीखेंगे, सारी कुछ चीज़ें इसमें सीखेंगे। बिल्डिंग डिज़ाइन पे भी इंशाल्लाह जाएंगे, अर्थक्वेक पे भी जाएंगे, सब कुछ पे जाएंगे, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।